हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 का हिंदी विषय के कुछ टॉपिक, जिसमें आज हम देखेंगे बेटा पंचलाइट। पंचलाइट एक ऐसी कहानी है जिससे प्रश्न बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष बनते हैं। ऐसी कोई भी वर्ष नहीं जिस वर्ष पंचलाइट से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न ना आया हो। बेटा पंचलाइट एक ऐसी कहानी है जो पिछड़े गांव पर आधारित है। तो इस कहानी को अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये कहानी का प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए पंचलाइट कहानी जो है वो कई प्रकार से प्रश्न में आ सकता है। इसे प्रश्न आ सकता है पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा करके आ सकता है पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, अथवा आ सकता है पंचलाइट कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा पंचलाइट कहानी से 2-3 प्रश्न बनेंगे और उसी हिसाब से आपको उसके जवाब भी देना है। तो यदि पेपर में आया बेटा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए, तो आपको क्या लिखना है वो देखते हैं। ठीक है बेटा, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु याद रखना। देखते हैं बेटा, पंचलाइट कहानी की अगर कथा वस्तु आएगी तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आंसर करना है, पंचलाइट से लेके उद्देश्य तक। यदि पेपर में आया पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए तो आपको यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक उसका उत्तर लिखना है। चलिए पढ़ते हैं कथा वस्तु में है क्या। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। बेटा याद रखना, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, बहुविकल्पीय में भी पूछा गया है कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी। और ये कैसी कहानी है, तो आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। कहाँ से बेटा? ग्राम्य, ग्राम्य मतलब गांव से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, याद रखना बेटा इसी के ऊपर पूरी कहानी है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिन्हें गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं, एक पेट्रोमैक्स की बात की गई है जिन्हें गांव वाले क्या कहते हैं, पंचलाइट या फिर पंचलैट। बेटा जो टॉर्च होती है ना, एक लाइट, लालटेन की तरह जो लाइट होता है, वो लाइट से ही यहाँ पंचलाइट कहा गया है। ठीक है बेटा, माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवन यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही कथा वस्तु का उद्देश्य है। तो बेटा इतना आपको पढ़ना है। वो अगर पेपर में आए पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए तो आपको बेटा इतना जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यदि प्रश्न आ जाए बेटा पंचलाइट कहानी का सारांश या कथानक लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। देखो बेटा, पंचलाइट कहानी का सारांश या कथानक आ जाए, सारांश नाम से ज़्यादा आता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ये आता है बेटा। ये कहानी इतनी आनंद देगी आपको कि यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो तुरंत याद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बस एक एक कैरेक्टर को ध्यान रखना है इसमें। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। किस मेले में खरीदा बेटा? रामनवमी के मेले में। किस टोली ने? तो महतो टोली ने। याद रखना किस टोली ने बेटा? महतो टोली ने खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पेट्रोमैक्स को क्या कहते थे बेटा? पंचलाइट। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। देखो बेटा, सबसे पहले रामनवमी का मेला था, वहाँ महतो टोली थी। लोग टोलियों में बट जाते हैं जातिगत भेदभाव के आधार पर। तो जो महतो टोली थी उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदी थी। पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते थे। उसके खरीदने के बाद उन पर 10 रुपये बच गए। कितने बेटा? 10 रुपये बच गए थे, जिनसे उन्होंने क्या किया था? पूजा की सामग्री भी खरीद ली थी। चलिए अगले देखते हैं। किस टोली ने? महतो टोली ने। 10 रुपये बचे थे, पूजा की सामग्री खरीदी गई। अब देखें, सबको पंचलैट आने की बहुत प्रसन्नता थी,
बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि हमारी टोली में पंचलैट आई है। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। बेटा सभी लोगों ने कीर्तन किए थे। थोड़ी देर में थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने को एकत्र हो गए, मतलब इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने सोचा कि चलो पंचलैट को देखते हैं। पूरी टोली के सभी लोग इकट्ठे हो गए कि पंचलैट देखेंगे, पंचलैट। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ, ये समस्या पैदा हो गई कि पंचलैट को जलाएगा कौन। बेटा जलाना तो कोई जानता ही नहीं था उस टोली में। लाइट तो खरीद लाए पर जलाना कोई नहीं जानता था। अब जलाएगा कौन, ये दिक्कत आने लगी। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि जलाएगा कौन। लेकिन ये निर्णय हुआ था, क्या निर्णय हुआ था, ये निर्णय हुआ था कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा। जैसे बेटा इनकी टोली थी ऐसी और भी टोलियां थी, तो इन्होंने सोचा था चाहे कुछ भी हो जाए पर दूसरी टोली के इंसान की हम मदद नहीं लेंगे, जलाएंगे तो खुद से, वरना वरना अगले आप देख ही सकते हैं, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। पंचलैट जले तो हम ही टोली, हमारे टोली के ही कोई लोग जलाएगा, वरना पड़ा रहे पर दूसरी टोली के किसी की हम मदद नहीं लेंगे। आज किसी ने अपने घर में डिबरी यानी डिबिया नहीं जलाई थी। अरे भाई पंचलैट की खुशी थी, सोचा पंचलैट देखेंगे वो रोशनी करेगी, तो किसी ने डिबरी, डिबरी मतलब डिबिया जानते हो आप सब लोग, पहले होता था कैरोसिन से, मिट्टी के तेल से जलाई जाती थी। तो किसी ने डिबरी यानी डिबिया नहीं जलाई थी अपने घर में। आज पंचलैट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। अरे भाई पंचलैट जलाना ही कोई नहीं जानता था, अब वो जली नहीं तो लोगों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनके मजाक बनाने लगे। याद रखना पहली टोली कौन थी, महतो, जिसने पंचलैट खरीदी थी। दूसरी टोली कौन सी है, राजपूत टोली के लोग जो थे उनका मजाक बना रहे थे कि देखो इन पे नहीं जल रही है, मजाक बनाने लगे। लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अरे भाई जब जला नहीं मिलेगा तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। लोग राजपूत टोली के लोग उसका मजाक बना रहे, वो सहन कर रहे थे। वहीं पर गुलरी काकी, याद रखना बहुत करेक्टर आएंगे इसमें, वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। काकी कौन थी, गुलरी, गुलरी की बेटी कौन थी, मुनरी, याद रखना। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। वह जानती थी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। कौन जानती थी, गुलरी काकी की लड़की मुनरी। गुलरी काकी की लड़की कौन थी बेटा, मुनरी। वो ये जानती थी कि कौन पंचलैट जला सकता है, गोधन। अब ये गोधन कौन था, तो बेटा गोधन वो इंसान था जिससे ये मुनरी प्रेम करती थी। गोधन वो था जिससे ये मुनरी प्रेम करती थी। तो वो मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलैट जला लेगा। अगले क्या था, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। जैसे ही पंचायत को ये पता चला था कि जो गोधन है वो मुनरी से प्रेम करता है, और जो मुनरी की माँ थी ना गुलरी काकी, मुनरी की माँ जो थी गुलरी काकी, उन्होंने शिकायत कर दी थी पंचायत से कि ये गोधन है जे मतलब हमारे घर के अगले से गाना गा कर निकलता है। तो इस चक्कर से जो पंचायत के लोग थे उन्होंने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी का मतलब गांव से निकाल दिया कि जा गांव से तू निकल जा। ठीक है, अगले देखें सब पता चल जाएगा। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। देखो मुनरी भी गोधन से प्रेम करती थी, गोधन भी मुनरी से प्रेम करता था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। ध्यान रखना, कनेली उसकी सहेली थी। किसकी सहेली थी, मुनरी की। और मुनरी कौन थी, गुलरी काकी की लड़की। गुलरी काकी की लड़की थी मुनरी, और मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, जिसके कारण पंचों ने गोधन को गांव से निकाल दिया था। और जो कौन मुनरी थी बेटा जिससे वो प्रेम करता था, वो मुनरी की एक सहेली थी कनेली। कौन थी, कनेली। देखो ध्यान से, मुनरी की एक सहेली थी कनेली। उसने ये बात कनेली को बता दी। क्या बात बता दी, कि कनेली गोधन जो है वो पंचलैट जला लेता है। अब देखें, कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी, क्योंकि मुनरी तो कह नहीं सकती थी, तो मुनरी ने कनेली को कही। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी, जो टोली का सरदार था, कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। क्या कहा था उसने, कनेली ने पंत सरदार से, कि गोधन जो है वो पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं, क्योंकि उन्हीं ने तो उसे निकाला था गांव से। गोधन को पंचों ने तो निकाला था। अब वो ये चक्कर में पड़ गए कि अब हम उसे बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। अंत में उसे बुलाने का निर्णय ले लिया।
सभी पंचों ने सोचा था कि बेइज्जती होने से तो बेहतर है उस गोधन को ही बुला लो, गुदना को ही बुला लो, जिससे कम से कम पंचलैट तो जल जाए। अगले देखते हैं। देखते रहें बेटा, बहुत इसमें करेक्टर हैं। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। जो टोली का जो सरदार था उसने छड़ीदार को भेजा, एक छड़ीदार भी था, छड़ीदार को भेजा। लेकिन छड़ीदार के कहने से गोदन पंचलैट जलाने नहीं आया। छड़ीदार गए, बोले चल रे गुदना, पंचलैट जला दिए। तो गोदन ने कहा तेरे कहने से मैं नहीं आऊँगा। तो छड़ीदार के कहने से गोदन आया ही नहीं पंचलैट जलाने के लिए। आखिर गुलरी काकी गोदन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। कौन? गुलरी काकी, मुनरी की मम्मी। मुनरी कौन? जिससे गोदन प्रेम करता था, तो मुनरी की मम्मी गुलरी काकी वो गई खुद से गोदन के पास कि चलो हमने तुम्हें गांव से निकलवाया है, अब चलो हम ही बुलाने आ गए। ठीक है, तो झोपड़े में गई और उसे मना कर ले आई। गोदन ने पंचलैट में तेल भरा। गोदन ने पंचलैट में तेल भरा जाता था बेटा, जैसे लैंप वगैरह में डाला जाता है। तभी गोदन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। तेल भरा, फिर गोदन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। लेकिन गोदन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलैट जला दिया। उसने कहा पहले स्पिरिट लाओ, उससे जलाएंगे। लेकिन सभी लोगों के चेहरे उतर गए, स्पिरिट तो आई नहीं, अब और नई मुसीबत आ गई। तो फिर उसने अपनी होशियारी दिखाई और गरी का तेल था, उस गरी के तेल से ही गोदन ने क्या काम किया, उस पंचलैट को जला दिया। अब जैसे पंचलैट जल गई, पंचलैट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी लोग इतने खुश, अरे वाह गोदन ने पंचलैट जला दी। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोग कौन? जो कीर्तन कर रहे थे, लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। महावीर स्वामी की जय ध्वनि की, जयकारा लगाया सभी लोग जो कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन शुरू हो गया, गोदन ने सबका दिल जीत लिया। गोदन ने सबका दिल जीत लिया। अभी सब लोगों ने कुछ दिन पहले उसे गांव से तड़ी पार किया था बेटा, निकाला था। अब उसने सबका दिल जीत लिया क्योंकि उसने पंचलाइट जला दी। गुलरी ने, ध्यान दें, गुलरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सॉरी, मुनरी ने, गुलरी नहीं, गुलरी तो काकी थी। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा। किसने? सरदार ने। अब जिस सरदार ने निकाला था उसी ने गोधन को अपने पास बुला लिया। अब गोधन को अपने पास बुलाकर क्या कहा, ध्यान रखना ये गाना। हाँ, क्या कहा था कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। क्या कहा था? तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। जिस सरदार ने गोधन को गांव से निकाला था, किसकी शिकायत पर? बताओ बेटा, किसकी शिकायत पर? गुलरी काकी की शिकायत पर। गुलरी काकी की शिकायत पर। गुलरी काकी ने क्या शिकायत की थी कि ये जो गोधन है ये हमारे घर के अगले से गाना गाकर निकलता है सलीमा का, जिससे पंचों ने उसे क्या काम किया, बाहर निकाल दिया। जिससे पंचों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अब जब उसने लाइट जला दिया तो सरदार क्या कह रहे हैं कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, जितना गाना गाना गा लो, तुम्हारा 7 खून माफ। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। अंत में गुलरी काकी, वही काकी किसकी? मुनरी की मम्मी। अंत में यानी कि आखिर में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया कि गोधन हमारे यहाँ रात को खाना खाने आना। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। किसकी ओर? मुनरी, जिससे वह प्रेम करता था। मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। जब उसकी ओर देखा तो उसे शर्म आ गई, लज्जा आ गई, जिसके कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। तो बेटा ये था आपका जो पंचलाइट का सारांश, जिसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ जल्दी, क्योंकि आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले टोली थी महतो, तुझे ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अगर ये आप ध्यान रखते हैं, महतो टोली कौन सी थी, पंच कौन से थे, मुनरी कौन थी, गुलरी कौन थी, या गोधन कौन था, सरदार कौन था, छड़ीवाला कौन था,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी और एक ही बार में उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। फिर भी मैं एक थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहले क्या था बेटा, मैं तो टोली थी रामनवमी के मेले में, उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा था जिसे वो लोग पंच लाइट कहते थे। सभी लोग बहुत खुश हुए कि आज वो जलाएंगे, पंच लाइट जलेगी, रोशनी होगी, गांव में खूब कीर्तन हुए थे, पूजा की सामग्री जो 10 रुपये बचे थे उनसे पूजा की सामग्री ली गई थी, पूरे गांव में दिए नहीं जले थे बेटा। उन्होंने सोचा था कि चलो आज पेट्रोमैक्स की रोशनी में बैठेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि हम में से कोई पेट्रोमैक्स तो जलाना ही नहीं जानता, तो वो सब उदास हो गए। ठीक है, सब क्या हो गए बेटा, उदास हो गए थे। अब उन्होंने ये प्रण लिया था कि दूसरी टोली के किसी सदस्य की मदद नहीं लेंगे, चाहे वो जले या ऐसा ही पड़ा रहे। लेकिन और दूसरी टोली के जो लोग थे वो काफ़ी उनकी हंसी बना रहे थे कि देखो इन पे जली नहीं रही है। तो उसमें क्या हुआ कि गुलरी जो काकी थी, उनकी लड़की थी मुनरी, और मुनरी गोदन से प्रेम करती थी, और गोदन जो था वो गुलरी काकी के घर के अगले से गाना गा के निकलता था, फिल्मी ओनो। फिर वो गाना गाता था, इसीलिए गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत कर दी थी, पंचायतों ने गोदन को गांव से निकाल दिया था। ठीक है, लेकिन ये बात मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। तो मुनरी ने ये बात, अब मुनरी तो कह नहीं सकती थी क्योंकि मुनरी कहती तो और झाड़ हो जाता। तो मुनरी ने अपनी सहेली जो उसकी थी कनेली, कनेली से कहा था कि जाके सरदार से कह देना कि गोधन पंचलाइट जला लेता है। तो जैसे ही उसने, कनेली ने जाकर सरदार से कहा कि गोधन पंचलाइट जला लेता है, तो अब सब सरदार लोग सोचने लगे गोधन को बुलाया जाए या ना, लेकिन उनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी तो उनने सोचा था कि चलो बुला ही लेते हैं। तो पहले उस सरदार ने जो था छड़ीदार को भेजा था। किसे भेजा था बेटा, छड़ीदार को भेजा था कि जाओ गोधन को बुला लाओ, लेकिन गोधन आया ही नहीं था। फिर कौन गए थे, फिर वो काकी गई थी, गुलरी काकी। गुलरी काकी गई थी जब गोधन को बुलाने की, चलो हमने तुम्हें गांव से निकलवाया, तुम्हें लेने आए हैं। तो वही गोधन आ गया। उसने क्या काम किया था, पंचलाइट को जला दिया। पहले तो उसने स्प्रिट मांगा, स्प्रिट था नहीं, तो स्प्रिट नहीं था तो उसने गरी के तेल था, उससे ही उसको जला दिया। सब लोग इतने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, सभी लोग गोधन को बहुत ज़्यादा समझने लगे। फिर सरदार खुशी होकर क्या कहने लगता है, सरदार ने खुशी होकर कह दिया कि तुमने जाति की इज्जत रख ली। क्या रख ली बेटा, जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ। अगर तुमने 7 भी खून करे होते तो वो भी हम माफ़ कर देते। तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना, याद रखना, सिनेमा नहीं सलीमा ही आपको लिखना है बेटा। खूब गाओ सलीमा का गाना। और फिर वो गुलरी काकी जो होती हैं, मुनरी की मम्मी जी, वो क्या काम करती हैं, गोधन को रात को खाने के लिए बुलाती हैं। और जब गोधन देखता है किसकी तरफ, मुनरी की ओर, तो मुनरी को क्या आ जाती है, शर्म आ जाती, लज्जा आ जाती है। लज्जा के कारण मुनरी की जो पलकें होती हैं वो झुक जाती हैं। यहीं पर ये था बेटा सारांश, कहानी का समाप्त हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन इससे एक प्रश्न और बनता है बेटा, मैंने आपको 2 प्रश्न करा दिए। जब आपका सारांश आए पंचलाइट का तो आपको क्या लिखना है, और जब बेटा ये तो हो गया सारांश, अपने शब्दों में आएगा इतना ही लिख देना। और ये है पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु, तो वो भी करा दी। लेकिन एक प्रश्न और आता है जो मैं इसी वीडियो में आपको कराऊंगा, आप देखते रहिए। ये है बेटा, ये इस बार भी प्रश्न आया था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे समझ सकते हैं। वैसे तो सारांश सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके आने के भी चांस ज़्यादा है। प्रश्न में पूछा जाता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है देने का, बात सही है ना, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पंचलाइट के उद्देश्य का प्रकाश डालिए, उद्देश्य पर प्रकाश डालिए कि पंचलाइट कहानी देने का उद्देश्य क्या है। देखते हैं बेटा, तो ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। देखो, इसमें ये बताया गया है कि गांव के जो लोग होते हैं बेटा, वो जाति के आधार पर कैसे अपने अपने एक टोली बना लेते हैं। टोली का मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम इस जाति के तो अलग रहेंगे, तुम उस जाति को तो अलग रहोगे। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार लोग टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष मतलब एक दूसरे से जलन करने लगते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। देखा नहीं था बेटा, कह रहे थे पेट्रोमैक्स जलेगा तो हमारी टोली का ही लोग जलाएगा, वरना पड़ा रहे, पर दूसरी टोली से हाथ नहीं लगवाएंगे। परोक्ष रूप से परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है।
ग्राम सुधार की प्रेरणा की दी है कि हम अगर मिल बांट के किया जाए तो कैसे अपने गांव को एक अच्छा बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जब किसी को आवश्यकता होगी ना तो उसे आपकी बिल्कुल ज़रूरत ना हो, लेकिन जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको याद कर ही लेगा। गोधन को याद किया गया था जबकि पंचों ने खुद निकाला था उसे, लेकिन फिर भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप कितने भी कैसे भी हों, बड़े से बड़े संस्कार क्यों ना हो वो भी तोड़ दिए जाते हैं। जब ज़रूरत पड़े तो संस्कार या जो रीति रीति होती हैं बेटा वो भी तोड़ दी जाती है। तो ये था इस कहानी का उद्देश्य। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा बेटा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको ये 3 प्रश्न हैं, आपको इन तीनों को अच्छी तरह से याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे पेपर में आपके पूरे 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। पूरे 5 नंबर बच नहीं सकता बेटा, हर वर्ष आएगा। ठीक है, हर वर्ष आएगा बेटा। एक कहानी मैं और पढ़ाऊँगा, एक ये है, 2 कहानी पढ़ाऊँगा, 2 में से आपको एक कहानी अवश्य मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।